3 नंबर पैराग्राफ शुरू होता है कि उन दिनों में 9वीं कक्षा में था। जितना सब कुछ बातचीत चल रहा है आगे मतलब कुछ होगा कि उन दिनों में 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालत बहुत कमज़ोर थी। एक एक पैसा के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटकना पड़ता था। मेरे पास पाठ पुस्तक हमेशा कम रहती थी। ये कौन बता रहे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि बता रहे हैं कि जब मैं 9वीं में होता था तो हमारे पास क्या था जी, पैसा वैसा नहीं होता था, किताब हमारे पास हमेशा कम ही रहता था। दोस्तों से मांग कर काम चलाता था। कपड़ों की वही स्थिति थी, जो मिल गया वो पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिन गांव में मरने वाले पशुओं को भी उठाने का काम हमारा ही था। 3 लाइन में 123 नंबर पेज, हाँ 123 नंबर पेज के यहाँ पे 3rd लाइन में जब आएंगे तो मिलेगा। मिला? और जब 3rd लाइन में तो नीचे अगर 4-5 लाइन और बढ़ जाइए, क्योंकि हम आगे बढ़े हैं। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों का होता था। अब क्वेश्चन यहाँ से तुमको बनता है कि मरने वाले पशु को कौन उठाते थे जी? चूहड़ों, ठीक है। मतलब जो चूहड़ों जाति होता था, जिस जाति से वाल्मीकि जी आते थे, वही जाति मरे हुए पशु को उठाता था। अब देखो होता क्या था। इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, बैल या भैंस उठाने के लिए 4 से 6 लोग की ज़रूरत होती थी। ये भी क्वेश्चन आएगा कि एक गाय चाहे भैंस मर गया तो उठाने के लिए कै गो लोग चाहिए? 4 से 6 लोग। इस टाइप से तोनी के जानता होगा, गांव में देखा होगा कि कभी तोनी के गांव में अगर पशु मरता होगा कोई बड़ा, तो देखता होगा कि अकेले कोई तो नहीं कर सकता है। अच्छा, ये भी तोनी देखा होगा कि पशु मरता है तो उठाते कैसे हैं? तोनी बताओ, उसके बाद हम आगे बताएंगे। बांस लाठी से उठाते हैं, पैर ओर के पहले बांध उनके बीच में लाठी उठी इस टाइप से लगाते हैं ना। देखो उसमें भी यही कहेंगे। जिसका मवेशी मर जाता था उससे जल्दी रहती थी, इसलिए बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियां देता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर समय लग जाता था। मरे हुए पशु को उठाना बहुत कठिन था। इसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। इसमें श्रम साध काम के बदले मात्र गालियाँ, मतलब कैसे उठाया जाता था देख लिया कि बांस से उठाया जाता था। इस काम के बदले मिलता क्या था इन लोगों को? गालियाँ मिलता था। मतलब अब देख रहे हैं कि एक जो समाज है दबा हुआ, एक तो मरा हुआ पशु को उठा रहा है, अगर थोड़ा देर हुआ, गलती हुआ तो उसको क्या मिलेगी? गालियाँ मिलेगी। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, ये आएगा तोरा से एक्सप्लेन करने के लिए। कहेगा सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कहेगा कि कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम। प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया है? जूठन चैप्टर से। इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं, निर्धनता को बरकरार रखने का एकमात्र षड्यंत्र था। मतलब ये बता रहे हैं कि हम इतने क्रूर समाज में रहे हैं जहाँ मेहनत का कोई मोल मजदूरी नहीं था, ठीक है। निर्धनता बरकरार रखने का एक षड्यंत्र था कि जो गरीब है उसको गरीब ही रखा जाए। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बेची जाती थी। अगला क्वेश्चन तुमसे आएगा कि जो मरे हुए पशु थे उनका कहाँ खाल बेचा जाता था? मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बेचा जाता था। मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ता है? ये यूपी का मुजफ्फरनगर है, ठीक है। उन दिनों एक पशु की खाल 20-25 रुपए में बिकती थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि पशु की खाल कै रुपए में बिकती थी? 20-25 रुपया में। एक पशु की खाल कै रुपया में? 20-25 रुपया में बिकती थी। आने जाने में मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपया बचता था। मतलब बिकाता था 20-25 रुपया में, बचता कै रुपया था? 10-15 रुपया, क्योंकि आने जाने में जो खर्चा लगा है ले जाने में उसका, क्योंकि बाजार दूर होता था। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई देती थी। तंगी मतलब क्या? तंगी बोला है कि तंगी के दिन में 10-15 रुपया भी बहुत बड़ा चीज़ था। तंगी मतलब कथी? तंगी माने क्या बोला? अरे तंगी मतलब जानते हो ना कि घर में तंगी आ गया है, मतलब कि मजबूरी, समस्या, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जब समस्या होता है तो 10-15 रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ होती है।
चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था, मतलब बहुत कमियां निकालता था। ठीक है, कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते हैं उस पर नमक रगड़ना पड़ता था, नमक लगाना पड़ता था। ये क्वेश्चन तुमसे सब्जेक्टिव में लिखवाया जाएगा कि चमड़ा उतारने के बाद उस पर क्या किया जाता था, तो उस पर नमक रगड़ना पड़ता था, नमक लगाना पड़ता था, क्योंकि खाल खराब नहीं होगा। ठीक है, नमक नहीं रगड़ेंगे तो बेसिकली ख़राब हो सकता है। ठीक है, इसलिए नमक रगड़ें, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी। तो पता चल गया कि नमक क्यों लगाते थे, खराब होने के, जिससे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज ब्रह्मदेव तागा का बैल खेत से लौटते समय गिर गया। यहाँ से भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में क्रिएट होता है कि जो एक ब्रह्मदेव तागा थे उनका क्या जी, बैल खेत में गिर गया। ब्रह्मदेव तागा एक व्यक्ति थे, जमींदार आदमी थे। ठीक है, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव हमारे घर आकर खबर कर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेश्वर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे। अब बताओ, कल हम बताए थे कि बड़ा भाई कौन था, सुखबीर था। आज ये कह रहा है कि मेरा बड़ा भाई जनेश्वर। हाँ, यहाँ हम इस चीज़ को क्लियर कर दें कि ये सबसे छोटे थे, तो इनके लिए तो सब बड़ा ही है। तो अगर सब में सबसे बड़ा है वो सुखबीर, लेकिन इनसे बड़ा भी जनेश्वर है, चाहे जो जसवीर है। तो इसकी चर्चा वो कर रहे हैं। घर पर माँ और मेरी बहन थी। अब बताओ, बहन की नाम क्या था? माया। मेरी बहन माया थी और सबसे बड़ी भाभी देवी थी। अब यहाँ तुमको एक और याद रखना है, भाभी। भाभी का नाम क्या था? देवी। बड़ी भाभी का नाम क्या था? किसकी बड़ी भाभी थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। जसवीर उन दिन देहरादून में मामा के घर रहता था। अगले का क्वेश्चन तुरंत से आएगा कि जो जसवीर था वो कहाँ रहता था? देहरादून में। उसका मामा का घर कहाँ था? देहरादून में था। ठीक है, अभी देखो, अच्छा ही बताओ, अब इन पे आए तो इनका जन्म 50 में होगा। क्या कर रहा है सब? ठीक है, तो तू सीधा स्ट्रेट बैठो। उनके मामा के घर बेसिकली था। अच्छा ही बताओ, जन्म 50 में हुआ था, अभी वो जिंदा होंगे कि मर गए होंगे? मर गए होंगे। लिखवाए हैं कब मरे? नहीं। तो उन्हीं के लिए आसान है कि उसको नहीं याद करना है कि कब मरे, क्योंकि वो व्यक्ति अभी मरे हैं 2013 में। ठीक है, 2013 में मरे हैं। तो इस हिसाब से वो काफ़ी, मतलब देखो 1950 के बाद की बात है। इनके साथ जितना भेदभाव हो रहा है वो सब समझो कि ज़्यादा पुराना नहीं है, आज से 50 साल 70 साल पुराना है। ठीक है, समझ रहे हैं? उनका निधन 63 साल की उम्र में हो गया। तो आप अभी देख रहे हैं कि इनके साथ कितना भेदभाव हो रहा है, और भेदभाव 100 साल 200 साल पहले नहीं, बल्कि आज ही 50-60 साल पहले हो रहा है। देख रहे हैं ना? अभी इसी से रिलेटेड तो उन्हीं का देख रहा होगा, अगर इंस्टाग्राम और न्यूज देखता होगा तो, कि अभी जिस प्रकार कॉकरोच जनता पार्टी चलता था, एक लागू किया है, सब इंस्टाग्राम को आईडी बनाया है, आरक्षण हटाओ ऐसे करके, रिजर्वेशन हटाओ पार्टी करके शायद। ठीक है, वो कह रहा है कि जो इतना जो छोटे जात के लोग हैं उनको जो आरक्षण मिलता है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण समझता है ना, कि किसी नौकरी में उसका कम नंबर भी आ गया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं फॉर्म भर रहा है तो तुम्हारा ज़्यादा पैसा लगेगा, उसका कम पैसा लगेगा। तो जितने जनरल कास्ट के लोग हैं ये सब इसका विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है टोनी को कि ये आरक्षण जो है सही है कि गलत है? मतलब कोई छोटे समाज का लोग है तो उसको ये सब सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि ये जो व्यक्ति है कितना प्रताड़ित समाज से हो रहा है। ठीक है, और इसके बदले उसको क्या मिला? जब संविधान बना तब नहीं सब उसको अधिकार मिला कि ऐसे होगा वैसे हुआ। तो अधिकार मतलब कि मिलना चाहिए उन लोगों को। अभी जो चर्चा किया जा रहा है कि रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, तो देखिए ये बात सही है कि रिजर्वेशन में कुछ सुधार होना चाहिए। जैसे देखेगा गांव में तो नहीं का कि कौन SC ST है तो ऊपर गलती FIR लिखवा के जेल में डलवा देगा, क्योंकि उसको अधिकार है SC ST एक्ट के तहत। ठीक है, तो उसमें जो आरक्षण है उसमें तो आरक्षण में सुधार होना जरूरी है, बल्कि उसको हटाना जरूरी नहीं है। आज तुम देख रहे हो कि ये ज़्यादा बात पुराना नहीं है, और तब ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ कितना भेदभाव हुआ। आज भी तुम अपने, ये तो दूसरे गांव की बात है, तुम्हारे गांव में देखना, हमको नहीं पता है कि इसमें कौन किस कास्ट से आता है और हमको ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन तुम अपने गांव में देखना
कि जब कोई छोटा कास्ट के लोग आज से 10-15 साल पहले आता था जैसे भोज वोज खाने के लिए, तो उसको कहाँ अलग बैठाया जाता था, तो जहाँ सब लोग बैठ के खा रहे हैं वहाँ वो नहीं खा सकता है। आज भी बहुत गांव में ऐसा होता है। जैसे आज हमारे गांव में देखो तो हमारे गांव में बेसिकली है कि सब लोग एक जगह बैठ के खाता है, लेकिन बहुत गांव में देखते हैं कि SC ST को अलग बैठा के खिलाता है सब। यहाँ तक तो छोड़ो, ये अगर ये तुमको नहीं पता होगा तो जो काम करने वाले घर में आते थे लोग छोटे कास्ट के, जैसे कोई घरामी हो गया, कोई राजमिस्त्री हो गया, तो जब उसको खाना खिलाता था सा तो क्या करता था, कैसे खाना खिलाता था, या तो पत्ता पे खिलाएगा और नहीं तो छिपा में खिलाएगा, तो छिपा धोता था वो लोग, देखे होगे। अगर तुम नहीं देखे होगे तो तुम अपने घर वालों से कभी पूछना कि वो अगर कभी कमाने गए होंगे, ठीक है, किसी जनरल वाले के यहाँ, तो वो लोग ऐसे करवाता था कि छिपा धोवाता था खिलाने के बाद। तो इतना सब कुछ अभी तक भी हो रहा है, अभी बहुत सारे एरिया में इतना भेदभाव हो रहा है। तो इसलिए उन लोगों को आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है कि उसमें कुछ सुधार करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि उसको पूरा तरह से हटा दें, तो हटाना गलत है, नहीं हटाना चाहिए उसको, ठीक है। आज भी उसके साथ बहुत भेदभाव होता है। अभी इस चैप्टर में देखो, अभी कुछ समय पहले एक मतलब अंत कहानी होगा, तो कहानी के अंत में इनकी एक बहुत सारी रचनाएं बताएंगे जिसमें अपना दर्द को बयां करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, कहाँ थे हम, ठीक है। माँ परेशान थी बैल की खाल, यहाँ पर शायद हाँ देहरादून में गया था, ठीक है। माँ परेशान हो गई थी बैल की खाल उतारने किसे भेजे। बस्ती में 1-2 लोग थे लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वो तैयार हो गए लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले खाल नहीं उतार पाएंगे। मैं उस समय स्कूल में था, ठीक है। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलते थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। कहाँ भेज दिया? खाल उतारने के लिए। समझो कि एक 9th क्लास का लड़का है, उसे खाल उतारने के लिए भेजा जा रहा है। मेरे चाचा सोलहड़ महा कामचोर थे, बस सारा दिन ढोल ताशे में लगे रहते थे, मेहनत के काम से वो कतराते थे। चाचा के साथ ही जब जाते हैं बताते हैं कि मेरे माँ चाचा जो थे मेहनती थे कि नहीं थे, काम करने में बिल्कुल इनको इंटरेस्ट नहीं था। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी की कुशलता थी उसमें, मतलब इनकी चाचा उस काम में माहिर नहीं थे लेकिन इनके पिता एक्सपर्ट थे। किस चीज़ में? खाल उतारने में। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में थमा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि छुरी पकड़ते ही किसका हाथ कांप रहा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। छुरी किस लिए पकड़ रहा था? ये खाल उतारने के लिए छुरी पकड़ रहा था। अजीब से संकट में फंस गया था मैं। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। मतलब समझिए, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ ऐसी घटनाएं घटती है, बता रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत कुछ टूट रहा था, ठीक है। अब टूटना समझ रहे हैं ना, कि इनकी स्थिति महसूस बहुत हो रही कि यार क्या हो रहा है, ठीक है। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था जहाँ से मैं उबरना चाहता था। हालत मुझे उसी दलदल में घसीट रही थी। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा हैं। मतलब ये बता रहे हैं प्रकाश वाल्मीकि कि चाचा के साथ उस दिन जो मैंने जख्म झेला था, वो जख्म आज भी मेरे तन पर है, आज भी मेरे शरीर पे है कि उस समय हम कितना जख्म झेले थे। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। अब इनके भीतर का रक्त जमना ही कोई रियलिटी नहीं, बल्कि एक अपनी भावना को दिखा रहे थे कि बैल का खाल उतारते समय इनका रक्त जमना, मतलब ये नहीं चाहते थे कि हम ऐसा काम करें, ये नहीं चाहते थे कि जो काम हमारा खानदान किया है वो काम हम करें। इस हिसाब से खाल उतारते ही हमें कई घंटे लगे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया, उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन से सोख लिया। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया, गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था।
यहाँ से एक आता है जो काफ़ी भावुक कर देने वाला सीन। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे भागता दौड़ता जा रहा था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। अब देखो बसेड़ा वहाँ का कोई जगह पड़ता था, वहाँ से पक्की सड़क बस स्टैंड के पास जाती थी, बस अड्डे के पास जाती थी। वहाँ लोग पहुँच गए थे। गठरी सिर से उतरकर चाचा ने ज़मीन पर रख दी थी। यहाँ से तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। मतलब आगे कुछ दूर चाचा चलते हैं और बोलते हैं कि गठरी तुम ले चलो। गठरी कथी का था? खाल का था। उस रोज़ मैंने चाचा से बहुत कहा लेकिन वे नहीं माने। चाचा से कहें कि हमसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि समझो जो चाचा नहीं ले जा पा रहे हैं जितना भारी वजन, और वो एक 9th क्लास के लड़का को दे रहे हैं ले जाने के लिए, तो ऑब्वियसली है कि नहीं चल पाएगा। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार कर दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। यहाँ देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि को एक शर्म आ रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कह रहे हैं कि बस स्टैंड के आगे तक आप ले चलिए क्योंकि मेरे स्कूल के छुट्टी का समय आ गया है। अगर हम लेके चलेंगे तो स्कूल के सारे लड़के हमको मिलेंगे, देखेंगे। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज़ में चाचा से कहा था, मतलब रोते हुए आवाज़ में चाचा से कहा था, किंतु वे नहीं पसीझे। गठरी उठाकर मेरे सर पे रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था, समझ रहा है ना। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज़ जिस तरह से निकला मेरा मन ही जानता है, ठीक है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख ना ले, कोई सहपाठी ना मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो मैं क्या बताऊंगा। कह रहे हैं कि जिस रोज़ हम गुजर रहे थे मेरा पीछा कर रहा था एक भय, एक डर मुझे सता रहा था कि कोई मेरा सहपाठी, कोई मेरा साथी नहीं देख ले। अगर वो देख लेगा और पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे। ऐसा कौन सोच रहे हैं? देखो क्या होता है। घर तक पहुँचते पहुँचते मेरी टांगे जवाब दे दी थी, मतलब लड़खड़ाने लगे थे। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालात में देखकर माँ रो पड़ी थी। जब ये अपने घर पे पहुंचते हैं उस हालात में तो इनकी माँ क्या करे जी, रो पड़ी थी इस हालात को देखकर। मैं सिर से लेकर पाँव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। अब खून तो लगा ही था। बड़ी भाभी ने, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आता है, बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा था इनसे एक काम मत कराओ, हम भूखे रह लेंगे लेकिन इन्हें इस गंदगी में मत घसीटो। इस बात को अगर फील करोगे तो गूज़बम्प आएगा तुमको कि उनकी बड़ी भाभी क्या कहती है कि हम लोग भूखे रह लेंगे लेकिन इनसे ये काम मत कराओ। जो काम हम लोग कर रहे हैं वो काम इनसे मत कराओ। इनसे मतलब ओम प्रकाश से। मतलब समझ रहा है, यहाँ से तुमको ये सीखने को मिलता है कि कोई भी परिवार का सदस्य होता है वो नहीं चाहता है कि जो काम हम कर रहे हैं हमारा जनरेशन भी वही काम करे, ठीक है। एक किसान है तो एक किसान कभी नहीं चाहता है कि उसका बेटा भी बिहान होकर किसान बने, लेकिन अब बेटा ही उस लायक निकल ले तो किसान तो बनबे करेगा, ठीक है। लेकिन ये कोई नहीं चाहता। तो समझ गया। तो ये पैराग्राफ तुमसे पूछा जाएगा कि किसने कहा कि इनसे ये काम मत कराओ। बड़ी भाभी बोली कि इनसे मत कराओ, हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग भूखे रह जाएंगे लेकिन इनसे काम मत कराओ। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी का काम करती है। क्या? हाँ, मतलब भाभी का ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी का काम करती है। मतलब भाभी जो उस वक्त बोली थी आज भी वो मुझे मोटिवेट करता है, आज भी मुझसे ये मतलब कि दिखाता है कि आखिर एक जो परिवार है अपने बच्चे के लिए कितना सब कुछ सोचता है। वो लोग चाहता तो ये भी उसको आराम से काम करवा सकता था, लेकिन आज वही काम अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि करते तो शायद हम लोग इनको पढ़ नहीं रहे होते। लेकिन यही काम था कि उनको इतनी मजबूरियाँ थी लेकिन फिर भी उनका परिवार और वो उसमें नहीं उनको समाया, ठीक है। ये है, मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि इतने बड़े हो गए हैं कि बता रहे हैं कि हम उस गंदगी से क्या हो चुके हैं, बाहर निकल आया हूँ। लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। हम तो निकल गए हैं लेकिन हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो आज भी उस गंदगी में
जी रहे हैं। मतलब जो हमारे साथ भेदभाव होता था, आज भी लाखों लोगों के साथ ऐसा भेदभाव होता है। ठीक है, और यहाँ से ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना समाप्त होती है ई जूठन। ठीक है, अब देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि को टोनी को पता है कौन सा पुरस्कार मिला था? अंबेडकर पुरस्कार मिला था बेसिकली उनको।